अब आपको प्रधानमंत्री मोदी के ऑस्ट्रेलिया दौरे के बारे में बताएंगे, जहां उनका जबरदस्त स्वागत हुआ। क्रिकेट के मैदान पर भारत और ऑस्ट्रेलिया कट्टर प्रतिद्वंद्वी हैं, लेकिन कूटनीति की पिच पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज एक साथ उतरे तो दोनों के बीच बेहतरीन तालमेल के साथ लंबी साझेदारी की रणनीति नजर आई। इस दौरान भारत और ऑस्ट्रेलिया के समझौतों के ऐलान के चौके छक्के तो लगे ही, दोनों देशों ने कूटनीति के हर क्षेत्र में कीर्तिमान बना दिए। दुनिया के कई देशों में भारतीय समुदाय के साथ संवाद के बड़े आयोजनों को संबोधित कर चुके पीएम मोदी ने एक रिकॉर्ड मेलबर्न में भी बनाया, जहां उन्हें सुनने के लिए मार्वल स्टेडियम 30,000 भारतवंशियों से खचाखच भरा था। इक्कीसवीं सदी का भारत आज विकसित होने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। पिछले 12 वर्षों में भारत के 2 दर्जन से अधिक शहरों में मेट्रो नेटवर्क पहुंच चुका है। घर में दूध ऑस्ट्रेलिया वाला आता है, लेकिन चाय भारत वाली बनती है। हम दोनों देशों की साझेदारी को एक और सेक्टर मजबूती देता है। ये सेक्टर है स्पोर्ट्स, खेलकूद। मुझे पूरा विश्वास है स्पोर्ट्स के क्षेत्र भी ऑस्ट्रेलिया और भारत की पार्टनरशिप का और विस्तार होके रहेगा। अब आपको साल 2010 की वो घटना बताते हैं जब अखबारों की हेडलाइंस थी कि ऑस्ट्रेलिया ने भारत को यूरेनियम देने से इनकार कर दिया। और अब आप दूसरी तस्वीर देखिए, जो प्रधानमंत्री मोदी के मौजूदा दौरे से जुड़ी है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया का मीडिया भारत के साथ यूरेनियम डील की तारीफ प्रधानमंत्री मोदी को रॉकस्टार बताते हुए कर रहा है। ये वो ऐतिहासिक डील है जो आने वाले दशकों में भारत की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल सकती है। भारत को करीब 2 दशक से यूरेनियम की निर्बाध सप्लाई का इंतजार था। अब उससे अनिश्चितता के बादल छटते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच यूरेनियम सप्लाई को लेकर एक ऐसी महा डील पर मुहर लग चुकी है जो भारत को ऊर्जा के क्षेत्र की बड़ी चिंताओं को खत्म कर सकती है। वास्तव में आने वाला वक्त उसका होगा जिसके पास क्लीन एनर्जी की चाबी होगी, और इस चाबी का सबसे बड़ा हिस्सा ऑस्ट्रेलिया के पास है। दुनिया के कुल यूरेनियम भंडार का करीब 28% हिस्सा अकेले ऑस्ट्रेलिया की धरती के नीचे दबा है। आंकड़ों में कहें तो लगभग 17 लाख टन यूरेनियम। दूर दूर तक कोई भी देश ऑस्ट्रेलिया के इस आंकड़े के आसपास भी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में साल 1954 से ही यूरेनियम का खनन हो रहा है। मौजूदा वक्त में वहां 3 बड़ी खदानें एक्टिव हैं। भारत के लिए यूरेनियम पाने का यह सफर बिल्कुल भी आसान नहीं रहा है। इस कहानी की शुरुआत साल 2005 में हुई थी, जब भारत अमेरिका के बीच सिविल न्यूक्लियर डील की प्रक्रिया शुरू हुई थी। इसके तहत भारत बिजली बनाने के लिए दुनिया से परमाणु ईंधन यानी यूरेनियम खरीद सकता था। लेकिन सवाल यह था कि यह परमाणु ईंधन आएगा कहां से। 2014 में ऑस्ट्रेलिया के साथ यूरेनियम सप्लाई को लेकर सहमति तो बनी, लेकिन दोस्ती के बड़े बड़े वादों और मजबूत इरादों के बाद भी ऑस्ट्रेलिया यूरेनियम की वास्तविक सप्लाई शुरू करने से हिचकता रहा। यानी 12 साल बाद भी ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम सप्लाई शुरू नहीं हो पाई। असल में ऑस्ट्रेलिया परमाणु अप्रसार संधि को लेकर बेहद सख्त है। वो आश्वस्त होना चाहता था कि उसके यूरेनियम का इस्तेमाल सिर्फ शांतिपूर्ण बिजली उत्पादन के लिए हो, न कि हथियारों के लिए। लेकिन कड़े कूटनीतिक प्रयासों और परमाणु सुरक्षा और शांति विधेयक पारित होने के बाद ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम मिलने का रास्ता पूरी तरह खुल गया। अब समझिए कि भारत को यूरेनियम की इतनी प्रचंड जरूरत क्यों है। भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है।
हमारी ऊर्जा जरूरतें अब सिर्फ घरों में पंखे और लाइट जलाने तक सीमित नहीं है। भारत आज एआई, सुपर कंप्यूटर और डेटा सेंटर्स का हब बन रहा है। इन आधुनिक उद्योगों को 24 घंटे बिना 1 सेकंड के कट के भारी मात्रा में बिजली चाहिए होती है। अब तक भारत अपनी 70% से ज्यादा बिजली के लिए कोयले पर निर्भर रहा है, लेकिन पर्यावरण को बचाना है और कार्बन एमिशंस को जीरो करना है तो हमें कोयले से पीछा छुड़ाना होगा। सोलर और विंड एनर्जी क्लीन एनर्जी हैं, लेकिन वो मौसम पर भी निर्भर करते हैं। ऐसे में न्यूक्लियर एनर्जी एकमात्र ऐसा जरिया है जो बिना प्रदूषण फैलाए लगातार और भारी मात्रा में बिजली दे सकता है। ऑस्ट्रेलिया से आने वाला ये यूरेनियम भारत के मौजूदा और भविष्य में बनने वाले दर्जनों परमाणु संयंत्रों के लिए संजीवनी का काम करेगा। अभी भारत में 7 अलग अलग जगहों पर 24 एटॉमिक पावर स्टेशन काम कर रहे हैं, जो देश को परमाणु ऊर्जा से बिजली सप्लाई कर रहे हैं। 2014 में न्यूक्लियर पावर से बिजली उत्पादन की क्षमता 4.7 गीगावाट थी, जो 2025 में 84% बढ़कर 8.4 गीगावाट हो चुकी है। लेकिन इसके बाद भी कुल बिजली उत्पादन में परमाणु बिजली की हिस्सेदारी 3% के आसपास ही रही है। 2031-32 तक परमाणु ऊर्जा से 22.38 गीगावाट बिजली उत्पादन का अनुमान है और भारत ने 2047 तक परमाणु ऊर्जा 100 गीगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा है और यह यूरेनियम की निर्बाध आपूर्ति से ही संभव हो पाएगा। जब भारत अपने 70% से ज्यादा बिजली उत्पादन के लिए कोयले पर निर्भर है, तब यह समझना भी बहुत जरूरी है कि सिर्फ 1 ग्राम यूरेनियम से उतनी ही बिजली पैदा की जा सकती है जितनी 2000 किलोग्राम उच्च गुणवत्ता वाले कोयले को जलाने से मिलती है। यानी एक छोटी सी यूरेनियम की गोली एक मिडिल क्लास फैमिली को सालों तक बिजली दे सकती है। यही वजह है कि इसे दुनिया का सबसे कीमती ईंधन माना जाता है। इसीलिए भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ यह समझौता 2 देशों के बीच व्यापार का सौदा नहीं है, बल्कि यह भारत की एनर्जी सिक्योरिटी की गारंटी है। 2047 के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए जिस असीमित और स्वच्छ शक्ति की जरूरत है, आज उसका रास्ता साफ हो गया है। अब आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के न्यूजीलैंड दौरे के बारे में हम बताएंगे। पूरे 40 साल के लंबे इंतजार के बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड की धरती पर पहुंचा है। आखिरी बार 1986 में राजीव गांधी न्यूजीलैंड गए थे। सोचिए, जब 1986 में राजीव गांधी न्यूजीलैंड गए थे, तब वहां भारतीयों की आबादी केवल 20,000 थी, लेकिन आज वहां करीब 3 लाख भारतवंशी हैं, जो न्यूजीलैंड की कुल आबादी का 6% है। आपको जानकर हैरानी होगी कि न्यूजीलैंड की इकोनॉमी में इन भारतीयों का योगदान 6 साल पहले $10 अरब था, जो आज $37 अरब हो चुका है। यानी 6 साल में करीब 4 गुना तरक्की। इस बात को न्यूजीलैंड भी समझता है और भारत भी। तमाम लोग न्यूजीलैंड से सिर्फ क्रिकेट का कनेक्शन समझते हैं, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला मैच क्रिकेट का नहीं बल्कि हॉकी का हुआ था। यह मैच 1926 में हुआ था, जिसे 100 साल पूरे हो रहे हैं। पीएम मोदी का यह पूरा दौरा एक बहुत ही सॉलिड प्लानिंग के तहत हुआ। ऑस्ट्रेलिया में तो उन्होंने डिफेंस, साइबर सिक्योरिटी, यूरेनियम से जुड़े समझौते किए। न्यूजीलैंड में वो भारतीय किसानों और खेती की बेहतरी के लिए खास समझौते करेंगे, क्योंकि न्यूजीलैंड कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है और उसकी तरक्की में सबसे बड़ा योगदान खेती के सफल और आधुनिक तरीकों का है। सोचिए, भारत में खेत से निकलकर मंडियों तक पहुंचते पहुंचते करीब 30% फसल सड़ जाती है या बर्बाद हो जाती है, जिसका सीधा नुकसान किसान झेलता है। लेकिन न्यूजीलैंड की तकनीक ऐसी है कि वहां यह नुकसान केवल 6% है। पीएम मोदी न्यूजीलैंड से वही जादुई कोल्ड स्टोरेज, कल्टीवेशन तकनीक और फसल को बीमारी से बचाने की दवाई भारत लाने वाले हैं, क्योंकि न्यूजीलैंड कृषि मामलों में बहुत आगे माना जाता है। भारत में श्वेत क्रांति के जनक और मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने न्यूजीलैंड से ही डेयरी शिक्षा प्राप्त की थी। उन्हें अमूल का आइडिया न्यूजीलैंड से ही मिला था। उन्होंने न्यूजीलैंड के कम्युनिटी डेयरी मॉडल फोंटेरा से ही सीखकर दूध का साम्राज्य खड़ा किया था। न्यूजीलैंड दूध, फल और कैश क्रॉप्स का राजा है।
वहां की तकनीक और तरीके भारत के किसानों के लिए बहुत फायदेमंद हो सकते हैं। यानी प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा सीधे किसानों के हित से जुड़ा है। इस दौरान भारत ने बहुत स्मार्ट कूटनीति खेली है। भारत ने पहले ही ऑस्ट्रेलिया से ट्रेड डील कर ली। इसे देखकर न्यूजीलैंड को लगा कि भारत का बड़ा बाजार हाथ से निकल जाएगा। इसके बाद पिछले साल न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन भारत आए, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट की प्रक्रिया शुरू की। अब वहां चुनाव होने वाले हैं, तो लक्सन चाहते हैं प्रधानमंत्री मोदी के साथ मिलकर इस डील को और बड़ा कर लिया जाए। इसीलिए पीएम मोदी के न्यूजीलैंड पहुंचते ही उन्होंने 57% एक्सपोर्ट पहले दिन से ही हो जाएंगे टैरिफ फ्री करने का ऐलान कर दिया। हालांकि इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा विलन है चीन। न्यूजीलैंड की आबादी है केवल 54 लाख, जो भारत के एक बड़े शहर जितनी है, और यह छोटा सा देश पूरी तरह से व्यापार के लिए चीन पर निर्भर हो गया, जिससे दिक्कतें होने लगी। तब न्यूजीलैंड को समझ आया कि एक पर निर्भर होना ठीक नहीं है, और न्यूजीलैंड ने भारत का हाथ थामना भी जरूरी समझा। प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे के जरिए भारत सिर्फ ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से ही हाथ नहीं मिला रहा, बल्कि इंडो पैसिफिक रीजन के उन 18 देशों को साथ लेकर चल रहा है जो चीन की दादागिरी से तंग आ चुके हैं। इसीलिए यह दौरा चीन को घेरने और हमारे किसानों की जेब भरने की रणनीति से जुड़ा हुआ है। और न्यूजीलैंड जाने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ ऐतिहासिक मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर पहुंचे थे। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि मेलबर्न में होना हमेशा खास होता है और भारत ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट संबंध बेहद गहरे हैं। यहां बात सिर्फ मुलाकातों की नहीं है, बल्कि पीएम मोदी ने इस दौरे में क्रिकेट डिप्लोमेसी का वो बड़ा छक्का भी जड़ा जिसकी गूंज बरसों तक सुनाई देगी। आज जिस फटाफट क्रिकेट यानी T20 को देखकर पूरी दुनिया झूम उठती है, उसकी कहानी बड़ी दिलचस्प है। 2003 में पहली बार इंग्लैंड के काउंटी क्रिकेट में 2020 का जन्म हुआ, लेकिन इस फॉर्मेट को असली ग्लैमर और लीग का रूप दिया ऑस्ट्रेलिया ने, जब वहां 2005-6 में KFC 2020 बिग बैश शुरू हुआ। सिर्फ 6 राज्यों की 6 टीमें और 6 जनवरी 2006 को पहला मैच खेला गया, और देखते ही देखते यह टूर्नामेंट सुपर हिट हो गया था। फिर आया सितंबर 2007 का वो महीना, जोहानिसबर्ग में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को हराकर पहला T20 विश्व कप जीत लिया। इस मैच को दुनिया भर में 4 करोड़ से ज्यादा लोगों ने टीवी पर देखा। इस वर्ल्ड कप के दौरान ही BCCI ने इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL का ऐलान कर दिया। क्रिकेट एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया का जो पुराना बिग बैश लीग था, उसी से प्रेरणा लेकर IPL का विशाल ढांचा तैयार किया गया था, और अब इतिहास का पहिया घूमकर वापस वहीं आ गया है। जिस लीग से प्रेरणा लेकर भारत ने IPL शुरू किया, आज उसी बिग बैश लीग का ओपनिंग मैच भारत में होगा, और इसके लिए चेन्नई के चेपॉक मैदान को चुना गया है। हालांकि इस साल दिसंबर के महीने में चेन्नई के मैदान पर चौके छक्कों की बरसात होने वाली है। प्रधानमंत्री मोदी की इस मेलबर्न यात्रा ने खेल की बिसात पर एक ऐसा मोहरा चला है जिसने क्रिकेट और कूटनीति दोनों को साथ ला दिया है।